गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों ने कल वीडियो का वेट किया होगा क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज भी किया था कि मैम लिविंग वर्ल्ड के वीडियोस कब अपलोड होंगे। तो बेटा कल मैं थोड़ा बिजी थी, तो आज मैं लिविंग वर्ल्ड शुरू कर रही हूँ। और जैसा मैंने आपको कहा कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूरा हो चुका है, तो आपको क्या करना है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और एक क्वेश्चन का वीडियो मैं भी लेकर आऊंगी। अप्रोक्सीमेटली आई एम प्लानिंग टू पुट 100 क्वेश्चंस देयर। तो 100 क्वेश्चन का एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का वीडियो होगा, जिसमें जब तक आप सब कुछ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पढ़ चुके होंगे तो बेसिकली आपको रिवीजन हो जाएगा उससे। तो आज के वीडियो में हम शुरू करेंगे लिविंग वर्ल्ड। ये सबसे पहला चैप्टर है। न्यू एनसीईआरटी जो आई है उसमें इनिशियल कुछ पेजेस लिविंग वर्ल्ड के नहीं दिए हुए हैं, लेकिन हम वो भी पढ़ेंगे क्योंकि एनटीए से भी ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है। ये एनसीईआरटी में जो अमेंडमेंट हुई है उसके हिसाब से एनटीए का नीट का सिलेबस चेंज होगा। और अभी एग्जाम बॉडी चेंज हो गई, अब एनडीए एग्जाम बॉडी नहीं है, आपको पता है। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं सारा पूरा लिविंग वर्ल्ड एज पर द ओल्ड एनसीईआरटी, द प्रीवियस वर्जन। अगर कोई नोटिफिकेशन आ जाती है तो मैं आपको बता दूंगी और हम वो चीजें डिलीट कर देंगे जो कि हमारे सेगमेंट में नहीं है। लेकिन ये पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये आपको बेसिस बताएगा लाइफ का। लिविंग वर्ल्ड वाला चैप्टर किसके लिए? बेसिस बताने के लिए, लाइफ का बेसिस बताने के लिए। तो बिना देर करे शुरू करते हैं लिविंग वर्ल्ड। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। आई होप आप लोगों को विजिबल हुआ होगा। देखो विजिबल है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहले ये जो चैप्टर है इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड लाइंस मिलेंगी आपको एनसीईआरटी में। आपको डरना नहीं है, उन कॉम्प्लिकेटेड लाइंस का सिंपल सा मीनिंग है, वो समझना है। क्योंकि अगर वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में आ जाती है एज इट इज, मतलब स्टेटमेंट बनकर आ जाती है और हमें ट्रू और फॉल्स बताना है, तो हमें पता होना चाहिए कि वो सही है या गलत। तो इसमें एनसीईआरटी ने काफी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यूज करी है और मैंने आपके लिए बहुत सिंप्लीफाइड की है। तो आप कोशिश करना कि एनसीईआरटी से ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आए। एक्स्ट्रा इस चैप्टर से बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। हर साल या तो एक क्वेश्चन आता है या वो भी नहीं आता इस चैप्टर से। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसे पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना तो है। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड। अब हमें लाइफ को समझना है, तो लाइफ को समझने के अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे ये चैप्टर बताता है। एक टेक्निकल एस्पेक्ट है जिसमें हम बोलते हैं कि व्हाट इज लाइफ। टेक्निकल एस्पेक्ट में हम लाइफ को डिफाइन करते हैं, इट्स अ पावर विच एन ऑर्गेनिज्म पोजेस टू मेंटेन एंड रिप्रोड्यूस इटसेल्फ ऑन। मतलब एक ऐसी पावर जिससे एक ऑर्गेनिज्म इस धरती पर बना रहता है और अपने जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, मतलब रिप्रोडक्शन करता है। तो ये टेक्निकल एस्पेक्ट है, मतलब लाइफ की टेक्निकल डेफिनेशन। लेकिन एक फिलोसफिकल एस्पेक्ट भी होता है जिसमें हम बोलते हैं what is the purpose of life, and we are student, we are not saint or monks, right? तो हमें नहीं जानना what is the philosophical aspect, what is the purpose of life for now। अभी 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 हमें नहीं जानना, अभी हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो ये जो पर्पस ऑफ लाइफ है, ये तो जब कभी बाद में जिंदगी में ठहराव आएगा तब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हम देख इस चैप्टर में डील करेंगे। तो बायोलॉजिस्ट ने जो कोशिश की है, बायोलॉजिस्ट ने, तो उन्होंने फर्स्ट एस्पेक्ट को पिक किया है, मतलब कौन से को? टेक्निकल एस्पेक्ट को पिक किया है। ठीक है, फिर ये चैप्टर आगे बढ़ता है और ये कहता है कि कैसे आप लिविंग बींग्स को नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स और डेड बॉडीज से डिफरेंशिएट करते हो। सो देयर आर सो मेनी कैरेक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ग्रोथ। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा बेटा? ग्रोथ है। तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बेसिस पर लिविंग बीइंग्स को हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स और डेड बॉडीज से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ग्रोथ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है लाइफ की, जिससे एक ऑर्गेनिज्म अपना मास या अपने अंदर नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाता है। एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, अंदर वाली प्रॉपर्टी, जिससे एक ऑर्गेनिज्म अपना मास बढ़ाएगा या नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाएगा। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं। जस्ट अ मिनट, लेट मी टेक अ पेन। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं। पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग मिलेगा। जैसे एनसीईआरटी लिखती है कि प्लांट्स थ्रू आउट देयर लाइफ ग्रो करते हैं, जबकि एनिमल्स एक सर्टेन पीरियड के बाद ग्रोथ को बंद कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स?
म्यूचुअली इंक्लूसिव का मतलब होता है कि आप इन दोनों को सेपरेट करके नहीं पढ़ सकते। अगर एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है मतलब वो एक सिंगल सेल से बना है, अब जब उसकी सेल ग्रो करेगी तो उसका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब होगा। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में मैंने पढ़ा है आपको न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, एंड इवेंचुअली वो सेल डिवाइड कर जाएगी, और जैसे ही वो डिवाइड करेगी वो अपने जैसे दो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और बना लेगी। जैसे ही खुद के जैसे ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, हम इस इवेंट को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। तो ग्रोथ जब होगी तो उसके बाद में रिप्रोडक्शन होगा ही होगा। आप ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को सेपरेट करके नहीं पढ़ सकते। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स, क्योंकि जो ग्रो कर रहा है वो रिप्रोडक्शन कर देता है बाय सेल डिविजन। लेकिन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। ग्रोथ अलग है और रिप्रोडक्शन वहां अलग है। ग्रोथ को दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो भी ग्रोथ करते हैं, जैसे कि स्नो माउंटेन्स, सैंड ड्यून्स मतलब रेत के टीले, क्रिस्टल्स, वो भी ग्रोथ करते हैं। एक्सटेंसिव ग्रोथ शो करते हैं बेटा, वो बाहर से ग्रो करते हैं। जैसे स्नो माउंटेन है, ऊपर से स्नो गिरेगी और माउंटेन का साइज बढ़ जाएगा, तो ये एक्सटेंसिव ग्रोथ हो गई बाय एडिशन ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, फिर दोबारा से बताया है, सेम चीज दोबारा से लिखी है। तो ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने ग्रोथ का सारा फीचर डिस्कस कर लिया। व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ के अंदर दो चीजें आती हैं। ग्रोथ के पैटर्न लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग होंगे। ग्रोथ के अंदर इंट्रिंसिक ग्रोथ और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। अब आता है क्या हम ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बुला सकते? यहाँ ध्यान से सुनना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉलिंग इट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब होता है एक ऐसी प्रॉपर्टी जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलेगी और एक भी डेड बॉडी के अंदर नहीं मिलेगी या एक भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में नहीं मिलेगी। आई रिपीट, all living organisms should carry it. No dead body or non-living object should carry it. Without exception होना चाहिए। तो उसको हम कहेंगे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। क्या है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी? All living organisms should carry it. All living organisms should carry it. दूसरा, no non-living objects or dead bodies should carry it. किसी भी डेड बॉडी या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में नहीं मिलनी चाहिए। ये अगर दोनों चीजें सेटिस्फाई हो रही है तो वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ शो करते हैं, कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं शो करता, ये तो ठीक है। लेकिन देयर आर एक्सेप्शंस। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स है। तो हमें समझ ही नहीं आता यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में इज इट ग्रोइंग और इज इट रिप्रोड्यूसिंग। ठीक है, पहली चीज ये हो गई। दूसरा, हमने अभी पढ़े थे कि एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो होती है वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी मिलती है। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो नेचुरल सिस्टम्स होते हैं जैसे कि सैंड ड्यून्स, क्रिस्टल्स, माउंटेन्स, इनके अंदर भी मिलती है। तो क्योंकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी एक्सट्रिंसिक ग्रोथ शो कर रहे हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी एक्सट्रिंसिक ग्रोथ शो कर रहे हैं, तो हम इसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बुलाएंगे। Since non-living objects are also showing extrinsic growth, we are not calling growth as defining property. Intrinsic growth को आप defining property फिर भी कह सकते हैं, लेकिन extrinsic growth को नहीं कह सकते। तो पहली चीज growth defining property नहीं। Let's talk about reproduction. सबको पता है what is reproduction? Production of new individual of the same species is called reproduction. दो तरीके का होता है, 10th में अच्छे से पढ़ा है, asexual and sexual. asexual में single parent involve होता है और सेक्सुअल में गैमेटोजेनेसिस एंड जाइगोट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एसेक्सुअल के एग्जांपल जो आप 10th में भी करके आए जैसे अमीबा, एल्गी, बैक्टीरिया, ये बाइनरी फिशन से ग्रो करते हैं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ईस्ट और हाइड्रा के अंदर होती है बडिंग। बडिंग भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 10th में। 12th में फिर से आएगा, तब वहां बता दूंगी। जिन बच्चों को नहीं पता प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, व्हाट्सएप पे पूछ लेना।
प्लेनेरिया, उसके अंदर रीजनरेशन होता है, कोई भी ऑर्गन जो है वो पूरा बॉडी रीजनरेट कर देगा। फिलामेंटस एल्गी, जो लंबी लंबी होती है ना ऐसी, उसको बोलते हैं फिलामेंटस एल्गी। फंगस तो सबको पता है। देन प्रोटोनीमा स्टेज ऑफ मॉस ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट इज अ टाइप ऑफ प्लांट, ठीक है। उसके अंदर, ब्रायोफाइट के अंदर एक ग्रुप होता है मोसिस का। मोसिस के अंदर एक लाइफ में स्टेज आती है, उसे कहते हैं प्रोटोनीमा। ऐसे फिलामेंटस स्टेज होती है। इन सब में क्या देखने को मिलता है? फ्रैगमेंटेशन। ये एक फ्रैगमेंट से नया बॉडी बन रहा है, एक छोटे से फ्रैगमेंट से नया बॉडी बन रहा है। तो फिलामेंटस एल्गी, फंगस, प्रोटोनीमा स्टेज ऑफ मॉस, विच इज अ ब्रायोफाइट, विच इज अ प्लांट, ठीक है। इनमें फ्रैगमेंटेशन देखने। देन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ह्यूमंस, एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म सबको पता है ना, टाइप ऑफ प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट को एंजियोस्पर्म कहते हैं, ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर ग्रो करते हैं। ये हायर ऑर्गेनिजम्स में कॉमन मिलेगा आपको। क्या? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट रिप्रोडक्शन शो नहीं करता, बट देर आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट शो रिप्रोडक्शन, विच आर स्टेराइल, विच आर नॉट फर्टाइल और विच आर इनफर्टाइल। फॉर एग्जाम्पल म्यूल, खच्चर, वर्कर हनी बी। आपको पता है बी हाइव के अंदर 3 तरीके के हनी बी होते हैं। एक क्वीन हनी बी होती है जो सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन करती है। बहुत सारी वर्कर हनी बी होती है जो कि हनी बनाने का काम करती है। और ड्रोन्स होते हैं जिसको हम मेल हनी बी कहते हैं। तो ड्रोन्स फर्टाइल होते हैं और क्वीन फर्टाइल होती है। लेकिन जो वर्कर हनी बी होते हैं वो स्टेराइल होते हैं, मतलब दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। तो वर्कर हनी बी आ गया एग्जाम्पल में। देर आर ह्यूमन कपल्स विच कैन नॉट रिप्रोड्यूस बिकॉज ऑफ इनकॉम्पिटेंसी। कुछ उनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन शो कर रहे हैं? नहीं। जब सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन शो नहीं कर रहे तो रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आएगा। देन हमारे पास आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? देखो, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने हैं सेल, सिंगल सेल या मल्टीपल सेल्स, ठीक है। अब जो सिंगल सेल या मल्टीपल सेल के अंदर होगा क्या? बायोमोलिक्यूल्स। आप सबने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ लिया है, आइडिया है व्हाट आर बायोमोलिक्यूल्स। अब ये जो बायोमोलिक्यूल्स में से कुछ बायोमोलिक्यूल्स ब्रेक होते रहते हैं, कुछ नए बनते रहते हैं। जो ब्रेक होते रहते हैं, छोटी यूनिट्स में ब्रेक होते हैं, उस इवेंट को कैटाबॉलिज्म कहते हैं। जब नया बनता है तो उस इवेंट को क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म। इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। मतलब सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड अ सेल इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। क्या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स मेटाबॉलिज्म शो करते हैं? नहीं, कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मेटाबॉलिज्म शो नहीं करते। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सब मेटाबॉलिज्म शो करते हैं और उसी की वजह से वो फंक्शनल है। तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। अब आप कहोगे कि मैम मैं, हमारी मेरी बॉडी में भी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है एटीपी बनाने के लिए, मैंने 10th क्लास में पढ़ा था। और मैं एक टेस्ट ट्यूब लेकर केमिस्ट्री वाली, वहां पर भी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर सकता हूँ। आप कर सकते हो, बट इट इज रेगुलेटेड बाय यू, इट इज नॉट अ सेल्फ रेगुलेटरी रिएक्शन विच इज अकरिंग इन द टेस्ट ट्यूब। हमारी सेल में क्या हम रेगुलेट कर रहे हैं उसको? नहीं, इट इज अ सेल्फ रेगुलेटरी रिएक्शन। ग्लूकोज को कितना ब्रेक करना है क्या तुम डिसाइड करते हो? नहीं, ये खुद से रेगुलेट हो रहा है। लेकिन टेस्ट ट्यूब में सब कुछ आप खुद से प्रोवाइड करोगे। तो टेस्ट ट्यूब इज रेगुलेटेड बाय यू, तो इट इज नॉट metabolism there, we call them only metabolic reaction. There is a difference. सेल्फ रेगुलेटेड एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म जो सेल्स के अंदर होता है उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। लेकिन सेम चीज आप मिमिक करने की कोशिश करो टेस्ट ट्यूब में तो उसे मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। इन विट्रो मतलब टेस्ट ट्यूब, इन वीवो का मतलब होता है बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर। इन विट्रो का मतलब क्या होता है? टेस्ट ट्यूब में। और सेल फ्री सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि सेल नहीं है लेकिन सेल का जैसा एनवायरनमेंट दे दिया हमने। सेल नहीं है, सेल के साइटोप्लाज्म में जो प्रोटीन वगैरह, एंजाइम्स वगैरह जो भी होते हैं सब कुछ प्रोवाइड कर दिया। तो सेल फ्री सिस्टम दे दिया, इन विट्रो दे दिया। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इन टेस्ट ट्यूब, अ सेल फ्री सिस्टम इन विट्रो, ठीक है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है, वहां मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा। मैं कह रही हूँ मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। एंड ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, एनसीईआरटी 2 लाइन लिखती है इसके लिए। एक लिखती है कि इट इज नीदर लिविंग और नॉन लिविंग, मतलब ना तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, लेकिन ये श्योरली लिविंग रिएक्शंस। दोबारा से सुन लो, एनसीईआरटी की लाइन इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट में आ जाएगी, फिर कहोगे कि एनसीईआरटी तो दोनों बातें कह रही है मैम। तो ना तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्जेक्ट्स है। दीज आर नथिंग बट लिविंग रिएक्शंस। लिविंग रिएक्शंस का मतलब क्या हुआ? ऐसी रिएक्शन जो बायोलॉजिकल सिस्टम में भी होती है उनको हम लिविंग रिएक्शन कहते हैं। और हम उनको टेस्ट ट्यूब में करवा रहे हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर
लिविंग रिएक्शंस बिकॉज दे आल्सो अकर इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स ऑन देयर ओन। और जब वो खुद से अकर करती हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक रिएक्शन में फर्क है। मेटाबॉलिज्म सेल्फ रेगुलेटरी है, और मेटाबॉलिक रिएक्शंस को आप रेगुलेट करके टेस्ट ट्यूब में कैरी आउट करा रहे हो। मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर लिविंग रिएक्शंस बट दे डू नॉट डिफाइन लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन ऑर्डर टू टेक प्लेस मेटाबॉलिज्म क्या रिक्वायर्ड है, कम से कम सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन तो होना चाहिए, तभी मेटाबॉलिज्म होगा। तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो जाता है। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल का स्ट्रक्चर मिलेगा, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिज्म। ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि हमारे पास सैंड ड्यून्स वगैरह है जिनमें ये होती है। रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन नहीं करते। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या बताई, जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करेंगे और एक भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या ऑर्गेनिज्म शो नहीं करेगा। क्लियर। फिर हमारे पास आता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या है, सबसे पहले ये लाइन याद रखो, एनसीईआरटी की लाइन है, दिस इज मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट ऑब्वियस, मतलब सबको पता है, एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड मतलब इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड कि हाउ इज इट हैपनिंग। तो मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर मैंने चार ऑप्शंस दे दिए, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। तो क्या आएगा, कॉन्शियसनेस। ठीक है, कॉन्शियसनेस क्या होता है, एनवायरमेंट में जो भी चेंज हुआ उसे फील करके सेंस करना एंड देन उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करना, उसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस। समवन इज कॉलिंग माय नेम साक्षी, 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 आई टर्न बैक, तो दिस इज कॉन्शियसनेस। ठीक है, समवन इज टचिंग माय हैंड, आई टर्न बैक टू दैट पर्सन जहां से ये टच आ। एकदम से मुझे गरम गरम महसूस हुआ, मैंने अपना हाथ रिमूव किया, तो पहले मुझे महसूस हुआ, सेंस किया मैंने, सेंसिटिविटी बोलेंगे, एंड देन रिस्पॉन्डिंग बैक। तो सेंसिटिविटी प्लस रिस्पॉन्डिंग बैक इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। क्लियर। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर केपेबल ऑफ सेंसिंग चेंजेस इन देयर सराउंडिंग्स। तो अपने सराउंडिंग्स में चेंजेस को सेंस करना और उसके लिए रिस्पॉन्स करना, उसको हम क्या कहते हैं, सेंसिटिविटी। ठीक है, तो सेंस करना सेंसिटिविटी होगी, प्लस रिस्पॉन्स मिला के क्या हो जाएगा, कॉन्शियसनेस। ओके, एंड चेंज को क्या कहेंगे, जो सराउंडिंग्स में चेंज हो रहा है उसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, स्टिमुलस। सराउंडिंग में जो चेंज है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं स्टिमुलस। इट कैन बी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। फिजिकल जैसे लाइट, साउंड, चेंज इन टेम्परेचर। केमिकल जैसे एसिड एंड पोल्यूटेंट। बायोलॉजिकल जैसे अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस में हमारी बॉडी क्या रिस्पॉन्स करती है। अब मैंने आपको स्नेक दिखा दिया, कुछ तो रिस्पॉन्स आएगा, राइट, भागोगे वहां से, तो वो बायोलॉजिकल हो गया। केमिकल, किसी एसिड या पोल्यूटेंट से एलर्जिक होना, एसिड से तो ऑलमोस्ट सबको ही नुकसान होगा। फिजिकल में लाइट, साउंड एंड चेंज इन टेम्परेचर। कोई भी डेड ऑब्जेक्ट कॉन्शियसनेस शो नहीं करता, कोई भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉन्शियसनेस शो करते हैं। सो कॉन्शियसनेस थर्ड डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो जाएगी। अब यहाँ पर मेरा क्वेश्चन आता है, फर्स्ट टू डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कौन सी है बेटा, जल्दी बताओ कौन सी है, दो, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, एंड तीसरी कॉन्शियसनेस। तो फिर एनसीईआरटी ने लिखा है कि देयर आर सीजनल ब्रीडर्स। सीजनल ब्रीडर्स का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सीजन में रिप्रोडक्शन करेंगे, और रिप्रोडक्शन किस पर डिपेंड करता है, फोटो पीरियड पर, मतलब कितना लाइट उनको मिला है। तो एनवायरमेंट से लाइट सेंस करते हैं, आपको पता है कि गर्मी में लाइट की इंटेंसिटी अलग रहती है, सर्दी में अलग रहती है। तो सीजनल ब्रीडर वही सेंस करते हैं, लाइट इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, ये सेंस करते हैं, और उसको हम बोल रहे हैं फोटो पीरियड। ठीक है, और उसके बाद रिप्रोडक्शन करते हैं। आने वाले चैप्टर्स में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, सोयाबीन, इसको थोड़ी कम लाइट चाहिए, रेडिश, इसको ज्यादा लाइट चाहिए, गोट, शीप, होर्स, ये सर्टेन इंटेंसिटी को सेंस करते हैं लाइट की, उसके बाद ये इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर होते हैं, उसके बाद ये रिप्रोडक्शन। तो सीजनल ब्रीडर्स भी एक तरीके का कॉन्शियसनेस का ही एग्जाम्पल हो जाएगा। ये फोटो पीरियड को सेंस किया, उसके अकॉर्डिंग रिप्रोडक्शन किया। फिर एक टर्म आती है सेल्फ कॉन्शियसनेस, अपने बारे में अवेयर होना। देखो, जब हम शीशे में खुद को देखते हैं तो हमें पता होता है कि दिस इज मी, हमारी कुछ एस्पिरेशंस है, हमें कुछ बनना है, ये होती है सेल्फ कॉन्शियसनेस। बचपन में एक कहानी सुनी होगी, एक डॉग था, वो, उसको एक चपाती मिलती है, वो एक ब्रिज के ऊपर से जा रहा होता है, या बिच होती है, आई डोंट नो, डॉग या बिच में से कोई एक होती है। तो वो एक ब्रिज के ऊपर से जा रहा होता है, नीचे पानी में अपना रिफ्लेक्शन देख के सोचता है कि दूसरा कुत्ता है और उसके पास भी रोटी है, तो वो भोगता है उसके ऊपर। क्यों भोगता है कुत्ता, क्योंकि उसको लगता है दूसरा कुत्ता है। तो ये सेल्फ कॉन्शियस ऑर्गेनिज्म नहीं है। हमारी कैट को अगर मैं शीशा दिखाती हूँ तो वो वापस
मतलब उसको अटैक करती है उस पर, शीशे पर, उसको लगता है दूसरी कैट है, बिकॉज शी इज नॉट सेल्फ कॉन्शियस, उसको पता ही नहीं वो कैसी दिखती है. सो बीइंग अवेयर ऑफ वन सेल्फ इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्शियस. तो ह्यूमंस आर अवेयर ऑफ देमसेल्व्स. ह्यूमंस को पता है कि वो कैसे दिखते हैं, उनके एस्पिरेशंस, एनालिसिस, इन सबको मिला के बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस. और humans are self-conscious. The only organism in this earth are humans which are self-conscious. Self-consciousness को हम defining property नहीं बोलते, वो तो सिर्फ humans में ही present. लेकिन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस, ये तीनों क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है. अब हम बात कर लेते हैं कोमा पेशेंट्स की. कोमा पेशेंट्स क्या है, अलाइव है, लेकिन दे आर ब्रेन डेड. वैसे तो दे आर अलाइव बट दे आर ब्रेन डेड. इसका मतलब क्या होता है कि उनका ब्रेन काम नहीं कर रहा बट वो अलाइव है. मैंने उनको अलाइव क्यों बोला है, क्योंकि उनकी बॉडी में सेल्स हैं, राइट. उनकी सेल्स के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जो भी ड्रग ग्लूकोज आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो उसके अगेंस्ट वो रिस्पॉन्स भी शो कर रहे हैं. तो दे शो रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलाई ऑल्सो. तो वो मूवीज में होता है ना कि उनका फेवरेट पर्सन आ गया तो दे विल शो द फिजिकल स्टिमुलस, दे विल सेंस द फिजिकल स्टिमुलस एंड दे विल रिएक्ट बैक. तो वो नहीं बोल रही मैं केमिकल स्टिमुलस की बात कर रही हूँ, ठीक है. तो कोमा पेशेंट्स क्या है, दे आर अलाइव. एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है. तो हमारा यहाँ तक ये चैप्टर हुआ. जस्ट चलिए ठीक है. आज के सेशन को इतना ही रखते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये लॉन्ग वीडियो बन गई है. नेक्स्ट सेशन में इसके आगे जितनी भी एनसीईआरटी की लाइन है दे आर सुपर कॉम्प्लिकेटेड. तो आप उसको एक बार पढ़ लेना, मुझे पता है आपको बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होगी, बट वेट फॉर द नेक्स्ट सेशन जो मैं कल अपलोड करूंगी. वहां हम थॉरली एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे. उसमें बहुत सारी चीजें एनसीईआरटी की होंगी एंड मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर कल खत्म भी हो सकता है अगर मैंने आपको बहुत डिटेल में नहीं गई और बहुत सारे एग्जाम्पल्स नहीं दिए तो मैं इसको कल खत्म भी कर सकती हूँ. तो आज आप ये पढ़ लेना, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कर लेना. इसका एनसीईआरटी जहां तक ये सेल्फ कॉन्शियस वाला पॉइंट खत्म होता है वहां तक आप, या कोमा पेशेंट वाला पॉइंट खत्म होता है वहां तक आप एक बारी एनसीईआरटी से रीड कर लेना. देन इमर्जेंट प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, बायोलॉजिकल लाइफ की बात करेंगे, टैक्सन की बात करेंगे, बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में. इस सेशन में इतना ही. आप लोग अच्छे से रिवाइज करो. कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, किसी पे भी आप सेंड कर सकते हैं. आई एम अवेलेबल फॉर यू गाइस. थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर.